हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे हैं होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग देखो, आप लोग एनटीपीसी ग्रेजुएशन का फॉर्म भर दिए होंगे, एसएससी की तैयारी कर रहे होंगे। सबको जीएस में लेके बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत इशूज होते हैं। तो मैं पिछले 5-6 दिनों से जीएस पे काम कर रहा था और मैंने बोला था कि मैं आपको जीएस के लिए एक ऐसा निचोड़ लेके आऊँगा जिससे आपका डर भी खत्म होगा और कम टाइम में आप अच्छा जीएस में स्कोर कर पाएंगे। तो देखिए, बहुत मेहनत लगी है इसमें। मैंने हर एक चीज़ ढूंढा है, कहाँ से क्या चीज़ें होती हैं। तो पूरी वीडियो अंत तक देखिएगा और इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और बस जितने टॉपिक मैं बताऊंगा, अगर इतने भी आप पढ़ लेंगे ना, तो यकीन मानिए अगर आप 50 to 60% भी जीएस में स्कोर कर लेंगे, बाकी मैथ रीजनिंग देख लेंगे, तो कोई आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकता है। ठीक है। थोड़ी लॉन्ग वीडियो होगी तो पूरा डिटेल में देखिएगा और एक एक चीज़ें समझिएगा। ठीक है। तो हम लोग क्या देखने वाले, कंप्लीट रोड मैप फॉर जीके जीएस करंट अफेयर सबके लिए। कहाँ से पढ़ना है, हिस्ट्री कहाँ से पढ़ना है, कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, उस टॉपिक में भी क्या इंपॉर्टेंट है, सब चीज़ें बताऊंगा। ज्योग्राफी में कहाँ से पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक, कौन सी बुक से पढ़ना है, कौन सा कोर्स परचेज करना है, कौन सा टीचर फ्री में पढ़ाता है, हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। पॉलिटी में भी वही बात करेंगे हम लोग, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस और किसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। सबसे ज़्यादा देखो, स्मार्ट पढ़ाई जो आप लोग समझते हैं ना, स्मार्ट पढ़ाई का मतलब होता है कि आप सिलेबस अच्छे से समझ जाओ, उसके बाद आप पढ़ाई शुरू करो। ठीक है। तो वो सब चीज़ें हम लोग बताएंगे। डरना नहीं, करना है। इस बार सिलेक्शन लेना है तो करना पड़ेगा। एक बार ओवरऑल देख लो। CBT 1 CBT 2 एनटीपीसी में होता है, आप सभी लोगों को पता है। CBT 1 क्वालिफाइंग होता है। 30 प्रश्न गणित के, 30 प्रश्न रीजनिंग के और 40 प्रश्न जीके जीएस के आते हैं। कुल मिला के 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क्स के, और 90 मिनट मिलता है। 1/3 निगेटिव होता है। क्वालिफाइंग होता है, एक बार क्वालिफाई कर लिए, मेन आपका खेला शुरू होता है यहाँ पे। CBT 2 में 35 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन और ये 50 क्वेश्चन। तो मैं जो मेरा जो मोटिव है और जो मोटो है, मैं विश्वास करता हूँ कि इसमें आपको 35-35-70 में लगभग 65 मार्क्स तो लाने ही चाहिए सिलेक्शन के लिए। ऐसा गला काट प्रतियोगिता है भाई कि लाना ही पड़ेगा तुमको। ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। अब देखो, जनरल अवेयरनेस की बात, आज टोटली हम जनरल अवेयरनेस की बात करेंगे। तो ये जो सिलेबस मैंने लिखा है, ये जो आपके ऑफिशियल सिलेबस है, उसमें क्या लिखा है, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट, सब हिंदी में भी है, हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं डाला हूँ, तो इसको आप देख लो। कुल मिला के 11 टॉपिक इसमें है और कुल मिला के आपका 21 टॉपिक है। ठीक है। तो 21 टॉपिक आपके सिलेबस में दिया गया है। उस 21 टॉपिक में बहुत सारी चीज़ें, जैसे देखिए, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटना, क्रीड़ा और खेल, भारत की कला और संस्कृति, भारतीय साहित्य, भारत के स्मारक और स्थान, सामान्य विज्ञान कक्षा 10 तक, भारत और विश्व का सामाजिक और आर्थिक भूगोल, भारतीय राजनीति एवं, तो देखिए ये समझ, आप ये सोचते हैं कि इस अर्थव्यवस्था भारतीय, संयुक्त राष्ट्र, ये सब कंप्यूटर, ठीक है, सब कुछ। तो आप सोचते हैं कि आप ये सिलेबस देख लिए तो आपका सिलेबस जो है वो ख़त्म हो गया, लेकिन एक्चुअली में ये होता नहीं है। सिलेबस को अच्छे से समझना क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है। बहुत सारे लोग, हम भी किए थे लास्ट में जब हुआ था सिलेक्शन, जब मेरे सारे एग्ज़ाम निकलने लगे थे, तो हमने भी यही किया था जो आपको आज मैं बता रहा हूँ। तो देखो, सबसे पहले मैंने 2024 का एनालिसिस किया है। ये इंपॉर्टेंट होता है कि आप ट्रेंड को एनालाइज करो कि अभी ट्रेंड में क्या चल रहा है, कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो उसका कैसे आप एनालाइज करते हैं कि जब आप प्रीवियस ईयर देते हैं, PYQ देते हैं, जो बच्चे भी तैयारी करने जा रहे हैं उनको सबसे पहले देना चाहिए PYQ। यहाँ पे अभी देखिए, मैं हिस्ट्री में आपको क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बताऊंगा, उसके बाद फिर हिस्ट्री में कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन है वो भी मैं बताऊंगा आपको। तो यहाँ पे आप हिस्ट्री में देखेंगे 270 क्वेश्चन CBT 1 में टोटल शिफ्ट्स में पूछे गए थे, और इसका ओवरऑल GS में जितना पूछा गया उसका 14% ये था। मतलब कह सकते हैं कि हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन थे, और दूसरा करंट अफेयर से ज़्यादा क्वेश्चन थे। करंट अफेयर का भी मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा। ज्योग्राफी में, भूगोल में 201 प्रश्न पूछे गए थे, ये भी 11% के करीब है। कंप्यूटर में 235 क्वेश्चन है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, आपके अंदर सवाल आ रहा होगा कि क्यों बता रहा हूँ और आप क्यों सुन रहे हैं। तो देखो भाई, आपको अपनी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। ये नहीं कि आप स्टैटिक जीके में एकदम पढ़े जा रहे हैं, क्योंकि पहले रेलवे में स्टैटिक जीके खूब आता था और स्टैटिक जीके सिर्फ 2% आ रहा है। हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन मान लो। ठीक है। आप बहुत ज़्यादा साइंस पढ़े जा रहे हो, क्वेश्चन कम आ रहे हैं। ठीक है। तो ये चीज़ जाना कि प्रायोरिटी सेट करना होता है कि भाई मेरे को सिलेक्शन लेना है, ज्ञानी नहीं बनना है। तो सिलेक्शन लेने की आपको प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी कि मुझे क्या चीज़ कम समय में ज़्यादा स्कोर दिलवा सकती है, इसके लिए मैं बता रहा हूँ। तो ऐसे करंट अफेयर देखेंगे। करंट अफेयर 271 क्वेश्चन,
मैं करंट अफेयर के लिए हमेशा कहता हूँ कि आपको डेली 15 से 20 मिनट की कोई वीडियो देखनी चाहिए और उसके नोट्स बनाने चाहिए। मतलब 6-7 महीने तो ये चीज़ आपको करनी ही चाहिए। ठीक है, पॉलिटी से 242 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स से 149 क्वेश्चन। मैं इतना ही अगर कवर करूँ ना, इतना आप कवर कर लेंगे तो आप 50% पहुँच जाएंगे। तो इतना कवर करने के लिए आपको क्या करना पड़े, इधर भी जो चीज़ आप देख रहे हैं ना, ये बहुत सारी चीज़ें करंट अफेयर और स्पोर्ट्स, जैसे आर्ट एंड कल्चर है, स्पोर्ट्स है, बहुत सारी चीज़ें, फेमस पर्सनालिटीज़ हैं। तो ये सारी क्वेश्चंस भी आपको जो है करंट अफेयर से मिलते हैं। ये जब आप करंट अफेयर की डेली वीडियो देखेंगे वहाँ से कवर होते जाएंगे। ठीक है, तो ये सारा आपने देख लिया क्या क्या वेटेज है। आप देख रहे हैं सबसे ज़्यादा क्वेश्चन करंट अफेयर। ठीक है, फिर उसके बाद पॉलिटी भी है इंपॉर्टेंट, कंप्यूटर से बहुत सारे क्वेश्चन, कंप्यूटर के कुछ गिने चुने टॉपिक हैं जिसको पढ़ के आप स्कोर कर सकते हो। हिस्ट्री से 270 क्वेश्चन, बहुत ब्रॉड सिलेबस है, लेकिन इतना सिलेबस पढ़ना नहीं है। ज्योग्राफी भी बहुत ब्रॉड सिलेबस है। तो पहले हम लोग को कहाँ हिट करना चाहिए, हमको हिट करना चाहिए पॉलिटी पे, फिर हमको हिट करना चाहिए करंट अफेयर पे और कंप्यूटर पे। ये 3 चीज़ पे आपको हिट करना चाहिए। ठीक है, कैसे करेंगे, कौन कौन से टॉपिक, यहाँ पे भी हम थोड़ा देखते हैं। तो मैंने आपको बताया हिस्ट्री में 270 क्वेश्चन आए। अब इस 270 क्वेश्चन में अभी देखिए, मैं एंशियंट हिस्ट्री बता रहा हूँ, इसमें भी बताऊंगा कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए थे। तो एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में 90 प्रश्न आए हैं और 90 ही क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से आए हैं। कुछ लोग को मॉडर्न हिस्ट्री पसंद होता है, कुछ लोग को एंशियंट हिस्ट्री पसंद होता है, तो दोनों ही पढ़ना है, लेकिन दोनों में सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है, ये चीज़ आप याद रखना। मिडिवल हिस्ट्री का थोड़ा कम पोर्शन है, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्ट एंड कल्चर और आर्कियोलॉजी से भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। आर्ट, कल्चर, आर्कियोलॉजी मतलब पुरातत्व से, तो यहाँ भी 30 क्वेश्चन है। तो ये टोटल डिवीजन है, ये परसेंटेज में डिवीजन है। ठीक है भाई, अब आप देखिए, इसका आपको नोट करना है। आगे हम बात करेंगे कि प्राचीन भारतीय इतिहास में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता से 15 क्वेश्चन आया है। मतलब हर एक दूसरे शिफ्ट में एक क्वेश्चन यहाँ से आया है। मौर्यन एम्पायर में इंपॉर्टेंट है चंद्रगुप्त। तो चंद्रगुप्त, मौर्यन एम्पायर में, मौर्य साम्राज्य में आप चंद्रगुप्त और अशोक को पढ़ेंगे। चंद्रगुप्त का जो फॉलोअर था, जैसे चंद्रबिंदु, बिंदुसार था, इस सब के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन डिटेल में इनका आपको डिटेल करना है स्टडी। हलवा वाला काम नहीं चलेगा, वन लाइनर से काम नहीं चलेगा, इनका आपको डिटेल में पढ़ना है और नोट्स बनाने हैं। और वो कैसे बनाने, जब आप क्वेश्चंस देखेंगे प्रीवियस ईयर तब आपको समझ में आएंगी चीज़ें। अगर आप कहेंगे तो मैं क्वेश्चंस भी आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ से 25 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो भाई ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ अपना। ठीक है, उसके बाद पोस्ट मॉडर्न, मौर्य एम्पायर के बाद, तो वहाँ पे आप देखेंगे सतवाहन वंश, कुषाण वंश और साकाज। तो उत्तर मौर्य काल में ये 3 आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेंगे, फिर टाइम बचेगा तो इसको डिटेल में पढ़ना है हमको, जो भी पढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चंस का लेवल बहुत अच्छा था। फिर गुप्त साम्राज्य बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वाकाटकाज और वर्धनाज। ठीक है, इनको भी आपको अच्छे से पढ़ना है। और अदर एंशियंट इंडियन डायनेस्टी में जैसे कन्व और सुंग डायनेस्टी, ये सब थे, तो इनको भी अच्छे से पढ़ना है। ये एंशियंट हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, तो इसको पहले पढ़ेंगे, फिर टाइम मिलेगा तो हम जो चीज़ें बच रही हैं उसको भी पढ़ेंगे, क्योंकि ये डिफाइन नहीं होता कि यही अगली बार, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में यही पूछा जाएगा। आगे बात करते हैं हम लोग कि मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत से 20 प्रश्न थे। इसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है और इन डिटेल पढ़ना है। अब वो ज़माना गया कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है। मुगल एम्पायर 25 क्वेश्चन, रीजनल किंगडम जैसे चोलाज, राष्ट्रकूट, पालाज, सेनाज, इन सब से 15 क्वेश्चन है, तो इसको भी पढ़ना है। और ये आंदोलन भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब कुछ लोग कहेंगे भाई सभी तो पढ़ना है, पढ़ना सभी है, लेकिन आपको प्रायोरिटी सेट करके पढ़ना है और जो पढ़ना है उसको अच्छे से पढ़ना है। आधुनिक भारत में ब्रिटिश कॉलोनियल रूल एंड एक्ट्स, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन और अधिनियम पढ़ना है। 88 क्वेश्चन आए हैं इससे, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवॉल्ट एंड अपराइजिंग्स, एग्जाम्पल 1857 का रिवॉल्ट, ट्राइबल रिवॉल्ट जो भी हुए थे, और उसके बाद आदिवासी विद्रोह जो भी हुए थे, इससे भी 27 प्रश्न आए थे। फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 30 प्रश्न आए थे और पोस्ट इंडिपेंडेंस से 5 क्वेश्चन, तो पोस्ट इंडिपेंडेंस छूट सकते हैं। और आर्ट एंड कल्चर आप पढ़ेंगे तो देखो 2 चीज़ कर सकते हैं। मैं मानता हूँ कि अगर आपने जो पहले तैयारी कर चुके हैं वो लोग, एक घटना चक्र की किताब आती है, ठीक है, जो यूपी वाले होंगे उनको पता होगा, उसकी किताब लेके अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको टॉपिक वाइज मिल जाएंगे। तो ये सारे टॉपिक के क्वेश्चंस आपको जरूर करके जाना है। ठीक है,
उसके बाद आप ज्योग्राफी की बात करते हैं, तो ज्योग्राफी में देखोगे भाई तो भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी में माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, डेजर्ट्स, कोस्ट, आइलैंड, रिवर्स, क्लाइमेट, साउल, इतनी चीज़ का आपको नोट्स अच्छे से बनाना है। नंबर ऑफ क्वेश्चन थे 91, 45। एक बार क्वेश्चन जरूर देखना है हमको, PYQ के क्वेश्चंस 2024 का। आप कहेंगे तो मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा। फिर जनसंख्या वगैरह, राज्य, राजस्थान, शहरीकरण, सीमा, बस सीमाएं से बहुत आता है, शहरीकरण कितना हुआ, इन सब से भी नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 थे, 20% के करीब। कृषि एवं कृषि पद्धतियाँ, एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग प्रैक्टिसेस से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे झूम खेती कहाँ होती है, और एनवायरमेंटल एंड बायोलॉजिकल पार्ट, तो ये आपको स्टैटिक जीके में भी हेल्प करेगा और यहाँ भी हेल्प करेगा। तो ये इतने पार्ट हो गए, ठीक है। उसके आगे डेमोग्राफी, सेंसस, पॉपुलेशन, अर्बनाइज, यहाँ से 10, तो आपको प्रायोरिटी सेट करके करना है, ठीक है भाई। उसी के साथ साथ इंडस्ट्री, मिनरल रिसोर्सेज, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। तो ये 201 क्वेश्चन आया था और 100% में, ठीक है। अब पॉलिटी की बात करते हैं, तो पॉलिटी में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है अपना फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। तो ये सारी चीज़ें आपको 75 क्वेश्चन आए थे, पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है और मज़ा आएगा एक बार आप समझेंगे तो। फिर संसद और विधानमंडल, संसद में जैसे प्रेसिडेंट हो गया, राज्यपाल हो गया, इन सब की चीज़ों को पढ़ना है, उसका अधिकार क्या है, कौन से आर्टिकल में उसका महाभियोग लगाया जाता है, इम्पीचमेंट क्या होता है, और उसके अंदर भी घुस घुस के पूछा था, तो इसमें थोड़ा सा अंदर भी हमको पढ़ना है। जैसे 43B में क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा इस बार, क्योंकि सिलेक्शन में मैथ रीजनिंग तो बहुत ज़रूरी है, उसके बिना तो आपका कुछ नहीं हो सकता, लेकिन उसके साथ जो रोल प्ले करेगा वो यही GS आपका प्ले करेगा। और तैयारी ऐसे करनी है कि हमको Tier 2 देना है, CBT 2 देना है, CBT 1 नहीं देना है, ठीक है भाई। फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं, न्यायपालिका और न्यायिक समीक्षा पढ़नी है आपको, ठीक है। पंचायती राज, राजस्थानीय शासन इंपॉर्टेंट है, नागरिकता संबंधी अधिनियम, संघ एवं राज्य सरकारें, और ये सब चीज़ें पढ़नी है, तो ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं कंप्यूटर, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजिली आप इसमें क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस, इससे 134 क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। कौन से सॉफ्टवेयर का क्या होता है, कैसे एप्लीकेशन होता है, ये कहेंगे तो मैं नोट्स बढ़िया से बना के डाल दूंगा और मैं पढ़ा भी दूंगा आपको, इसके लिए आपको इशू ज़्यादा दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने इसमें भी स्पेसिफाई किया कि विंडोज़, लिनक्स, ETC, तो ये नहीं मैक OS के बारे में पढ़ रहे हो, पढ़ लो कि एप्पल का है, लेकिन उतना डिटेल में नहीं। कंप्यूटर हार्डवेयर से भी 23 क्वेश्चन आए थे, तो आप सोचो यहाँ से 2 क्वेश्चन से आपको कितने क्वेश्चंस मिलेंगे। अब आप कंप्यूटर पढ़ ही नहीं रहे हो, आप इकोनॉमिक्स पे जोर लगा रहे हो, आ ही नहीं रही आपको, तो ये चीज़ें आपको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री से देखो, साइंस में थोड़ा सा वेटेज कम हुआ था, लेकिन क्वेश्चंस आए थे। तो तत्वानुपातिकी, स्टोइको केमिस्ट्री, केमिकल रिएक्शन बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मास कंजर्वेशन एंड मोल कॉन्सेप्ट, 10 क्वेश्चन आए थे। ये मैं कहूँगा साइंस को आप लास्ट में लेके चलो, इसमें भी जो इंपॉर्टेंट सरल चैप्टर है उनको पहले कवर कर लो, ठीक है। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री एंड एप्लीकेशंस, रेडॉक्स रिएक्शन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड सॉलिड्स, ये सारी चीज़ें। देखो फंक्शनल ग्रुप से भी क्वेश्चन इस बार पूछा गया था 3, तो ये सब चीज़ें आपको लास्ट में रखनी चाहिए। साइंस, बायोलॉजी में भी देखो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स, DNA, RNA, एंजाइम, सेल बायोलॉजी, जीनोम, प्रोटीन्स, हम लोग के टाइम में भी यही सबके टाइम में यही इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है और बहुत अच्छे से पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद फिजिक्स में ये सारी चीज़ें आई हैं। अब जो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा ना, एक चीज़ जो समझिए, आपको मैं लास्ट में बताना चाहता हूँ कि कितनी देर पढ़ना है हमको, ये चीज़ आप ध्यान दीजिए। तो देखो प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए कि पहले आप मैथ्स और रीजनिंग में बढ़िया से सिलेबस ख़त्म कर लो, और जो लोग पुराने हैं उनके अगर इसमें मान लो कि आप 70 क्वेश्चन आ रहे हैं CBT 2 में, तो उसमें 65 मार्क टारगेट आपको करना चाहिए, ठीक है। और अगर 60 मार्क्स आ रहे हैं CBT 1 में, तो उसमें आपको 55+ टारगेट करना चाहिए। नहीं हो रहा है तो इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और जो नए लोग हैं उनको इसका भी सिलेबस ऐसे ही समझ के और सिलेबस ख़त्म करके विथ नोट बनाना चाहिए, नहीं तो फिर आप 1 साल बाद यही पूछेंगे कि कौन सी कोचिंग करें, कहाँ से नोट्स बनाएं। तो इम्पॉर्टेंट है कि आप जहाँ भी कोचिंग करो उनके अच्छे से नोट्स बनाओ, समझो चीज़ों को, डिस्कस करो आपस में। उसके बाद आपको देखो, अभी स्टार्ट अगर आप कर रहे हैं, न्यू कमर हैं, तो आप इसमें कम से कम 5 से 6 घंटे दीजिए, और मैं कहूँगा 2 घंटे आप
से 2 से ढाई घंटे जीएस को दीजिए, इससे ज़्यादा मत दीजिए, नहीं तो आपका सिलेबस ही नहीं ख़त्म हो पाएगा। और अगर आप पढ़ चुके हैं तो आप यहाँ पे 2 घंटा अपना कम करके और 2 घंटा यहाँ पे दे सकते हैं ज़्यादा, ठीक है। लेकिन मॉक वॉक भी देना है तो उस हिसाब से मैनेज करना। अब आप सोच रहे होंगे करंट अफेयर के बारे में क्यों नहीं बताया। देखो करंट अफेयर अब एक पूरा सब्जेक्ट बन गया है, मुझे लगता है उसके बारे में बहुत डिटेल में जो है वो जानने की ज़रूरत है। बाकी सिलेबस में यहाँ आपके लिखा है कि इंपॉर्टेंट समसामयिक घटनाएं क्या चीज़ें हैं, खेल वगैरह होता है, इंडिसेस वगैरह होते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ। लेकिन अगर आप लोग कहेंगे, कमेंट करेंगे तो मैं डिटेल इसमें क्या पढ़ना है, क्योंकि ग्रुप डी का एग्ज़ाम आप देख रहे हैं उसमें पूरा करंट अफेयर पूछ लिया गया है, कहाँ से पढ़ना है क्या पढ़ना है वो बताऊँगा। अब देखो बात आती है कि कहाँ से पढ़ें, तो देखो भाई कोई जेन्यून टीचर आप ढूंढो और उसका पूरा कोर्स खरीद लो। जैसे कुछ लोग कहेंगे परमार सर का कोर्स ले सकते हो। जो लोग पढ़ चुके हैं, नोट्स कम बनाए हैं, वो फैटमैन उनकी किताब ले सकते हैं। मैं कोई उनका स्पॉन्सरशिप मतलब उनको मुझे कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है ना मैं बना रहा हूँ, तो एज योर विश। फिर उसके बाद लूसेंट की किताब भी अच्छी है फॉर बेसिक्स आप यहाँ से मजबूत कर सकते हैं अगर आप न्यू लोग हैं, ठीक है। फैटमैन किताब भी बहुत अच्छी है, तो एक बार लेकिन लेक्चर टीचर का सुनना बहुत जरूरी, क्योंकि वहाँ से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और 6 महीने तो आपको देना ही पड़ेगा, 6 महीने आप अच्छे से कोर्स ख़त्म करिए, रिवीजन करिए, मॉक लगाइए, ये सारी चीज़ें। दूसरा कोई एक सही भवानी सर करके हैं, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। बाकी बेसिक चीज़ें मैं आपको करवाता रहूँगा, टेलीग्राम पे मैं भेजता रहूँगा अगर आप पुराने लोग हैं। नए लोग को यही सजेशन है कि एक बार डिटेल में आप अच्छे से पढ़ो, सारी चीज़ें नोट्स बनाओ, हड़बड़ाओ मत, ठीक है। तो ये आपके लिए बेस्ट होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल लाइक करिए, बहुत मेहनत किया भाई, और सब्सक्राइब करिए। हम लोग हर एक छोटी छोटी चीज़ों पे बात करेंगे। चलिए, ऑल द बेस्ट।